काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर जब जरूरी काम हो तभी घर से आप लोग बाहर निकलें। शहर में जगह जगह पानी पीने के लिए प्याऊ लगाया गया है। चाहे शहर हो या घाट, सभी जगह यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम की तरफ से पानी का प्रबंध किया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि हमारे नगर निगम की तरफ से घाटों पर यात्रियों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जगह जगह फिल्टर वाटर लगाया गया है, जो कि ठंडा पानी लोगों को दे रहा है और लोग इससे पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नगर निगम की ओर से शहर में हर चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। कहीं कहीं मटके में भी पानी रखा गया है ताकि श्रद्धालु आएं और इसको पीकर आनंद ले सके। उन्होंने जनता से भी अपील किया है कि आप लोग अधिक से अधिक धूप में से जाकर ठंडे पानी का सेवन मत कीजिए, क्योंकि वह बीमारियों की दावत देता है और लोग उसको पीकर बीमार भी पड़ते हैं। इसलिए जब भी पानी पिएं तो धूप में से जब आप आ रहे हैं तो 20 मिनट या 25 मिनट रुक कर ही पानी पिएं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, किस तरह की शहर में? प्रदेश शासन इस समय जो ग्रीष्म ऋतु चल रही है और गर्मी काफ़ी पड़ रही है, 42 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो रहा है। इसको देख के प्रदेश सरकार ने निर्देश अपने जारी किए हुए हैं और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, पीएचसी, सीएचसीज हैं, उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। हर जगह पानी पीने का जो पानी है उसका प्रबंध, आपके सोने का प्रबंध, जनरेटर का प्रबंध हर जगह पे प्रचुर मात्रा में कर दिया गया है। ओआरएस का जो घोल है आने वाले प्रत्येक मरीजों को और उनके तीमारदारों को देने का पूरा प्रबंध किया गया है। साथ ही नगर निगम से समन्वय स्थापित करके विभिन्न स्थानों पर प्याऊ, ये सब चीज़ें लगा दी गई हैं और आने वाले समय में जो घाट हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है, वहाँ पे भी प्याऊ की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन के द्वारा जल्दी करा दी जाएगी। सर, अगर बात की जाए तो लोग धूप में से जाकर फ्रिज का पानी पी रहे हैं, अधिक से अधिक जाके बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह की आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हीट वेव से बचने में सबसे महत्वपूर्ण रोल जन जागरूकता का होता है, जो कि मीडिया के माध्यम से ही हो सकता है। जो आपने प्रश्न उठाया है कि अचानक ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा नहीं करना चाहिए, इससे जो है जो शरीर का तापमान होता है वो प्रभावित होता है। उसी के बाद जो लोग हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं। मैं हमें अपील करना चाहूँगा शासन प्रशासन की तरफ से कि आप जब भी कभी गर्म से आते हैं तो अचानक ठंडे में जाएं, लेकिन पानी की मात्रा उस समय ना ग्रहण करें। कुछ देर के बाद पानी ग्रहण करें और दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी की खपत अपने शरीर के अंदर अवश्य करें, चाहे किसी भी रूप में, चाहे वो फल का रस हो, पानी हो, दूध हो, चाय हो, रुआवजा हो, किसी भी रूप में द्रव्य पदार्थ लगभग 3 से 4 लीटर आपके शरीर में प्रवेश करना चाहिए। सर, अगर बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा लगातार मैं देख रहा हूँ चौराहों पर भी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो काफ़ी ठंडा रह रहा है पानी, तो वो भी तो बीमारी का कारण बनता है। तो उनके लिए वो बिल्कुल बीमारी का कारण नहीं है। वो एक नेचुरल प्रकृति का नगर निगम प्रशासन ने जो घड़े रखवाए हैं, जो पुराना हमारा जो समय होता था, मिट्टी के घड़े कभी भी नुकसान पहुंचाते नहीं। एक तो उससे सूंधी महक आती है और उसमें जो पानी आता है वो शुद्ध होता है और वो जो शरीर के अंदर जो तरलता की जो एहसास होना चाहिए उसके द्वारा प्राप्त होता है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में पिकअप की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय मासूम छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया, शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमारी गांव निवासी प्रभास जायसवाल उम्र 12 वर्ष अपने पिता ब्रजेश कुमार के साथ स्कूटी से ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल अतरौलिया में पढ़ने के लिए सुबह घर से निकला था। उससे पहले ही उसकी स्कूल बस चली गई थी। तत्पश्चात घर से उसके पिता ने उसे स्कूटी से लेकर 7:30 बजे सुबह उसके विद्यालय ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल ले जा रहे थे कि पंडौली नंदा के समीप पहुंचे ही थे कि तभी अथरैट की तरफ से बर्फ की सिल्ली लेकर तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने अनियंत्रित होकर स्कूटी सवार ब्रजेश कुमार और उसके 12 वर्षीय पुत्र छात्र को टक्कर मार दी, जिससे छात्र वहीं गिर गया। तभी अनियंत्रित बर्फ की सिल्ली लदी पिकअप उसके ऊपर ही पलट गई, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए तथा पिकअप व चालक समेत शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक 3 बहनों में इकलौता पुत्र था। मृतक के पिता ब्रजेश कुमार रेलवे में नौकरी करते हैं। पिता की तरफ से स्थानीय थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इकलौते बेटे की दर्दनाक मौत से माता शांति देवी व तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तिरंगा लगाने की मांग को लेकर सिंह द्वार पर छात्रों का आमरण अनशन जारी है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक छोटी कमेटी भी गठित कर दी गई है, लेकिन इसमें आगे की कार्रवाई ठप पड़ी है। छात्र विवेक सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज लगवाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को वीसी के आग्रह से हमने अपना आमरण अनशन 9 अप्रैल को समाप्त कर दिया था। उस समय कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर विशाल तिरंगा झंडा लगा दिया जाएगा। तिरंगा झंडा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता विवेक सिंह अभिषेक की आज भूख हड़ताल और आमरण अनशन के तीसरे दिन तबियत खराब हो गई।
डॉक्टरों की टीम इलाज करने पहुंची। सूचना मिलने पर मौके पर प्रोक्टोरियल बोर्ड भी पहुंची। मौके पर मौजूद छात्रों ने बताया कि विवेक सिंह के खून तथा अन्य चीजों की जांच भी डॉक्टरों ने की है। विवेक सिंह ने यह भी कहा है कि परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लगाने का आदेश आने तक मैं अनशन पर रहूंगा। ये जी आप 24 तारीख से धरना पर बैठे हुए थे और जी। आंदोलन अनशन थे, क्या आश्वासन मिला है सीपी साहब को, प्रोफेसर साहब को कि आपने अनशन तोड़ा? जी जी, तो विगत 24 अप्रैल से हम लोग सिंह द्वार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर हम लोग आमरण एवं भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए एसपी साहब धनंजय मिश्रा जी और हम लोग के चीफ प्रॉक्टर एसपी सिंह, इन्होंने ये सांत्वना दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा और जो कमेटी के चेयरमैन हैं, कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से एक मीटिंग रख करके उसको त्वरित कार्रवाई किया जाएगा और इस विषय वस्तु के लिए ये खुद बाध्य होंगे। ये भी इन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द हम लोग खुद एक जिम्मेवारी के तहत इस चीज़ को संपन्न कराएंगे और तिरंगा झंडा बहुत जल्द काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा लगने वाला है। कोई एक समय दिया गया, निर्धारित समय दिया गया? जी, निर्धारित अब एक मीटिंग रखी जाएगी। जितने भी कमेटी के चेयरमैन हैं, मेंबर सेक्रेटरी, उन लोगों से मीटिंग के बाद विद इन 10 डेज आई थिंक 10 दिन के अंदर हम लोग का जो है रिपोर्ट आ जाएगा सामने और तिरंगा झंडा की स्थापना के अगली कड़ी में हम लोग पहुंच जाएंगे। जी सर, ये विवेक सिंह पिछले 24 तारीख से आमरण अनशन पर थे। आज सर किस आश्वासन से उन्होंने, आप लोग के सर अथक प्रयास से, और क्या आश्वासन मिला कि उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा? देखिए, आज तीसरा दिन था उनके आमरण अनशन का और मुद्दा ये है कि वो एक राष्ट्रीय ध्वज काफ़ी ऊंचाई का लगवाना चाहते थे और ये मुद्दा पिछले कई महीनों से चल रहा था और इस संदर्भ में उन्होंने मुझसे भी पहले मुलाकात की थी और मेरे सलाह पे फिर रजिस्ट्रार साहब से कई बार बात हुई और उनके आवेदन पर विश्वविद्यालय ने एक समिति इसके निर्णय के लिए बना दी और समिति के निर्णय की प्रतीक्षा है। बीच में इन लोगों के द्वारा पूछताछ में किसी ने अनुमानता बताया रहा कि शायद 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी और वो रिपोर्ट नहीं आने से इन लोगों में भ्रम था और इस कारण ये आंदोलित होकर अनशन पे बैठ गए। आज उनके इस भ्रम का निवारण किया गया। उनको बताया गया कि जो कमेटी बैठी है वो यूजीसी से शिक्षा मंत्रालय, सभी संबंधित मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट कर रही है और उस पे अपना वो प्रतिवेदन जब उनका कार्य पूर्ण होगा तो सबमिट करेंगे माननीय कुलपति जी को और फिर उस निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। इस स्पष्टता से ये बच्चे संतुष्ट हुए और उनका एक निवेदन और भी रहा कि हम लोग कमेटी के अध्यक्ष महोदय से मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। तो विश्वविद्यालय में बातचीत में कभी भी कोई बुराई नहीं है और बातचीत का, संवाद का मार्ग ही सबसे अच्छा रहता है, तो इसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। मऊ में सराफा व्यापारी की दुकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 3 अवैध तमंचा व लगभग 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से मधुबन थाना क्षेत्र के सिकड़ी कोल मोड़ के पास है। वहीं एसओजी स्वाट सर्विलांस टीम और मधुबन पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए अंतर जनपदीय चोरों की एक गिरोह को पकड़ा। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचा, चोरी के आभूषण बरामद किए। इन चोरों द्वारा बीते 7 अप्रैल को मधुबन बाजार से एक सराफा व्यापारी को उलझाकर दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार की तहरीर के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया। पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ एक लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल दिनांक 25/4/2024 को थाना मधुबन की पुलिस, स्वाट टीम, एसओजी और सर्विलांस की टीम को
क्षेत्र की चेकिंग और देखभाल के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक घटना हुई थी मधुबन में दिनांक 7/4/2024 को, जिसमें बातों में उलझाकर एक ज्वेलरी की दुकान से काफ़ी बड़ी एक चोरी हुई थी और जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी संबंध में कल जब ये टीम चेकिंग कर रही थी तो दोहरी घाट की तरफ से 2 मोटरसाइकिलें जिनमें 5 लोग थे, जिसमें से 3 पुरुष और 2 महिलाएं, उनको चेक किया गया तो उनसे कुछ ज्वेलरी का सामान और 3 तमंचे और जो 2 मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हुई है। और सबसे बड़ी बात इस घटना की है कि सीसीटीवी एनालिसिस का बड़ा रोल रहा है। इसमें 5 किलोमीटर तक जब ये घटना हुई तो वो सीसीटीवी फुटेज को बहुत चेक किया गया, उसके आधार पर ही वो आइडेंटिफिकेशन भी हुआ। और ये सभी जो पकड़े गए हैं इन्होंने घटना को स्वीकार किया है। इसमें से उनके द्वारा एक घटना जहानगंज थाने की है, जहानागंज निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की एक घटना 176/24 चोरी की, ये भी वर्कआउट हुई। और ये जो आप बड़ा बॉक्स देख रहे हैं ये उसी से संबंधित माल बरामद की है। ये अंतर जनपदी है? ये अंतर जनपदी हैं और ये सभी लोग जो है वो आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, जो कि आजमगढ़ में भी चोरियां करते रहे और यहाँ भी मऊ में भी। बाकी आपराधिक इतिहास के बारे में इनकी जानकारी की जा रही है। महिलाओं का क्या रोल है? महिलाएं जैसे ज्वेलरी की दुकान पे तो बातों में उलझाना, देखना, जैसे मधुबन की चोरी हुई है तो वो उसी तरीके से है कि और ये महिलाएं भी इस पूरे अपराध में ये सहयोग करती रही इनका। आपस संबंध क्या है? आपस में संबंध क्या है? वो पता कर रहे हैं क्या क्या संबंध है। असल में एक ही गांव के रहने वाले हैं। असल में एक बात ये है एक ही जगह के रहने वाले हैं। वो क्राइम हिस्ट्री भी हम लोग चेक कर रहे हैं। वर्तमान में कभी 2, एक हमारे यहाँ घटना और एक जो है वो निजामाबाद की। वाराणसी में रविंद्रपुरी स्थित डीएस रिसर्च सेंटर, जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेद में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए जाना जाता है, के संस्थापक प्रोफेसर शिवा शंकर त्रिवेदी की 9वीं पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संतूर पर कुमार सारंग और तबले पर श्रीकांत मिश्रा ने प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समाज सेवा में अग्रणी 7 संस्थाओं को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें सत्य मंथन, फिक्स माई लाइफ, रोटी बैंक, ग्रेट गार्डियंस, आद्या काशी फाउंडेशन के अलावा अमन कबीर, विकास मौर्य आदि प्रमुख हैं। इस अवसर पर डीएस रिसर्च सेंटर के एमडी श्री अशोक त्रिवेदी, क्लिनिक इंचार्ज सुनील सिंह, ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य काशिका सिंह, आहार विशेषज्ञ मंजरी वाजपेयी, सौरभ त्रिवेदी, मनीष श्रीवास्तव, सुरवीर सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। और आज जो कार्यक्रम था डीएस रिसर्च सेंटर, जो भी कैंसर पर काम करता है, तो इनके द्वारा आयोजित था। प्रोफेसर शिव शंकर त्रिवेदी जी के पुण्यतिथि पर आज 9 वर्ष हुआ उनको। और मैं थैंक यू बोलूँगी डीएस रिसर्च सेंटर को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, सम्मान दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। कि मैम अगर बात की जाए तो इस समय सेल्फ लुकिंग लाइफस्टाइल चल रहा है और इस समय सोशल वर्क करना बहुत ही कठिन होता है, समय निकालना। क्या कहना चाहेंगी तमाम अन्य लोगों? इसके लिए मैं एक बात कहूँगी, मोदी जी का एक वीडियो देखा था, मूवी आया था उनका, जीना उसी का नाम जो आए किसी के काम, ऐसा। तो अगर आपका लाइफ किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ खुद के लिए है ना, आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो, तो वो कोई जीना नहीं होता है। आप आए हो, अपने लिए जियोगे, अपने लिए करोगे, अपने लिए कमाओगे और मर जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आए हो तो किसी के लिए कुछ ना कुछ करके जाओ, जो आप कर सकते हो। आज डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक प्रोफेसर एस त्रिवेदी जी की पुण्यतिथि है, 9वीं पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपने बहुत ही अभूतपूर्व अपना पर्सनालिटी से एक डीएस रिसर्च सेंटर को कैंसर रोगियों को समर्पित करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, जिससे हज़ारों हज़ार रोगी, कैंसर के रोगी वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी में आए। उनके प्रयासों का फल था कि आज भारत के 6 बड़े शहरों में डीएस रिसर्च सेंटर की शाखाएं, और ये नाम कोई बड़ा अनजान सा या नया नहीं है। आज 9 साल हो गए, उनकी पुण्यतिथि थी आज, उनको हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार, उनका दिया हुआ जो दवाइयाँ हैं या जो उनके बताए हुए चीज़ें, उनको अनुसरण करके आज डीएस रिसर्च सेंटर एक नित नई कीर्तिमान हासिल कर रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पे संगीत के माध्यम से, जिसमें कुमार सारंग जी और श्री प्रकाश मिश्रा जी तबले पे और कुमार सारंग जी संतूर पे, उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। साथ ही समाज के 7-8 ऐसे
लोग जिन्होंने समाज को अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है, अपने से समय निकाल के उन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम डीएस की तरफ से हुआ है। वाराणसी जिले राजा तालाब क्षेत्र की अटल आवासीय विद्यालय करसड़ा में प्राचार्य डॉक्टर अमरनाथ राय एवं सतीश कुमार सिंह प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में आयोजित मतदाता जन जागरूकता रैली को मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी राजा तालाब अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली विद्यालय परिसर से करसड़ा बाजार होते हुए छात्रों द्वारा मतदान संबंधी नारा लगाते हुए एवं जागरूक करते हुए पुनः विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हुई। रैली के पूर्व उप जिलाधिकारी राजा तालाब अमित कुमार द्वारा 100% मतदान हेतु शपथ दिलाया गया और विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमरनाथ राय द्वारा मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी राजा तालाब अमित कुमार सहित अन्य अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबा गुरुबचन सिंह के याद में मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद द्वारा पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजन किया है। संत निरंकारी मिशन के संचालक मुन्ना चौहान ने बताया कि पूरे विश्व में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग बड़े ही उत्साह से एवं स्वयं की इच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक कई दर्जन लोगों ने रक्तदान दे चुके हैं और 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान देने के लिए तैयार है। हम मानव एकता दिवस मना रहे हैं। सदगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के जो नसों शरीर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उसके उपलक्ष्य में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने एक बात कही थी कि रक्त नाली में नहीं इंसान की नाड़ियों में बहे। इसी उपलक्ष्य के साथ ऑल इंडिया में ही ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे जो आप कार्यक्रम ये देख रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति हो, मानवता का संदेश देने वाले विश्व गुरु निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के नेतृत्व में आज बल्कि जनपद बलिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये निरंकारी मिशन के तत्वाधान में जो अभी इस मिशन के संचालक जी ने श्री मुन्ना चौहान जी ने अभी आपके बीच में अपनी बात रखी कि आज सोनभद्र दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चंदौली जिले से आई बारात के बाराती दुल्हा के साथ गाजे बाजे पर डांस करते लड़की पक्ष के द्वार पर गुरुवार की रात्रि पहुंची और धूमधाम से शादी कराई। भोर में सिंदूर दान के उपरांत जैसे ही दुल्हन ने दुल्हा का पैर स्पर्श किया, दुल्हा पैर की अंगुलियों से विकलांग नजर आया। यह देख लड़की ने फौरन दुल्हा के साथ अदा की गई रस्म को दरकिनार करते हुए दुल्हे को रिजेक्ट कर दिया और दुल्हे के साथ जाने से मना करते हुए विवाह को तोड़ने की बात कह दी। इस दौरान दुल्हा सर्वेश ग्राम देवदत्तपुर जिला चंदौली द्वारा सुबह तक सफाई दिया गया कि मैं दिव्यांग नहीं हूं। लड़की पक्ष द्वारा बात न मानने पर 112 डायल किया गया, जिस पर सूचना पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों पक्षों के हु हल्ला को शांत कराया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी सफाई देते रहे। इसी दौरान कोतवाली पुलिस के एसआई ने लड़की के पिता और लड़के के पिता को समझाया और दोनों पक्ष को रविवार को कोतवाली आने की बात कही और दुल्हा सहित बारातियों को शांतिपूर्वक वापस चंदौली जिला जाने को कहा। लड़की के परिजनों ने बताया कि शादी को लेकर लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर का खर्च हो गया है और इसके बाद इतनी बड़ी बात धोखे की बात पता चल रही है। जिस लड़के से मेरी बेटी का विवाह हो रहा था उसके हाथ व पैर की अंगुलियों से वह दिव्यांग है। लड़के पक्ष द्वारा यह बात छुपाकर विवाह किया जा रहा था, जो सरासर गलत है। लड़की पक्ष ने कहा लड़की की विदाई नहीं करेंगे और इस शादी को भी हम नहीं जानते। बरक्षा के दौरान जिस लड़के को दिखाया गया था वह लड़का यह नहीं है। वहीं लड़के पक्ष के द्वारा कहा गया कि मेरी शादी विवाह में जो भी खर्च हुआ है वह लड़की पक्ष को देना पड़ेगा, क्योंकि विवाह मेरे द्वारा नहीं तोड़ा जा रहा है। मैं बारातियों के साथ दरवाजे पर विवाह करने आया हूं, जो हिंदू रीति रिवाज नियमों के तहत विवाह पूरे देश में हो रहा है, जो कि कहीं से गलत नहीं है और जो कि यह विवाह मेरे द्वारा नहीं तोड़ा जा रहा है तो लड़की पक्ष को पैसा देना होगा। कार्यक्रम था शादी ब्याह का। किसका था? हमारा। क्या हुआ? ये कि लड़का को हम कभी भी देखे नहीं थे, हमारे मन से शादी भी नहीं हो रहा है जी। पापा और नाना गए थे तो उन्हीं लोग देख के आए थे, फिर मम्मी लोग भी नहीं गई थी, फिर इस बड़े अच्छा भी हो गया आगे चल के, तो ये फिर शादी ब्याह के बाद भी चल गया। कहाँ? तो रात में बारात आई थी, अब क्या दिक्कत हो गया? उसका पैर टेढ़ा हो गया, इसलिए तब कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे, हमें रहेंगे। तो क्या शादी की रस्म पूरी हो गई थी? अब क्या आप मतलब चाह रहे हैं? कार्यक्रम था किसका? तो क्या हुआ? पुलिस भी आई है। बलैया बन के हमारा खर्चा लागल बता, हमारा 7-8 लाख लागल बता, तो हमारा खर्चा नहीं चाहिए। कौन कह रहा है ये चीज? समझी। अच्छा, तो दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत बा कि लड़का अथी बनी विकलांग। तो क्या बारात आई थी क्या? हाँ बारात आई बा। तो शादी का रस्म हो गया था? हाँ सब हो गई रे, चुमावत समय हम देख लिया। गाँव कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा। तो जो शादी हो रही थी आपकी लड़की थी? हाँ बड़ लड़की बा। तो आप क्या चाहते हैं? काफी रिश्तेदार भी हैं और... नहीं, रिश्तेदार टूट जाए।
जेल में कैदियों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने और उनकी दुनिया को भी शेष दुनिया से जोड़ने के उद्देश्य से वाराणसी के सेंट्रल जेल में एक अभिनव पहल करते हुए जेल परिसर में रेडियो की शुरुआत की गई। रेडियो परिवार नाम से शुरू की गई इस सेवा में जेल के बंदियों को अध्यात्म से रूबरू कराने के उद्देश्य से प्रातःकाल भजन से इसकी शुरुआत की जाएगी, जो कि क्रमशः दिन भर भक्ति में संगीत के साथ साथ योग और फरमाइशी गीत के साथ समाप्त होगी। कारागार अधीक्षक रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि जेल के बंदी चूंकि सिर्फ दुनिया से कटे होते हैं, इसलिए उनको अपने अंदर आत्मग्लानि प्रतीत होती है और कई बंदी तो अक्सर अवसाद में चले जाते हैं। ऐसे में उनके इस अवसाद को दूर करने के लिए एक छोटी सी पहल की गई है, जिससे कि यह संगीत के माध्यम से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें और संगीत से ही शाम की दिनचर्या को समाप्त करें। इससे उनके अंदर के अवसाद को खत्म करने को मदद मिलेगी। वहीं पर योग और अन्य ज्ञानवर्धक चीजों की जानकारी प्रदान करके उनके मनोबल को भी बढ़ाया जा सकेगा। इस रेडियो सेवा की शुरुआत करने वाली इंडिया विजन फाउंडेशन की निदेशक मोनिका ने बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में 6 जेलों में इस तरह के प्रयोग किए हैं, जो कि काफी सफल रहे हैं और बंदियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल में प्रथम बार वाराणसी सेंट्रल जेल में सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें शुरुआत में रिकॉर्डेड संगीत के माध्यम से कैदियों का मनोरंजन किया जाएगा। तत्पश्चात इसको बढ़ाते हुए जो कैदी गायन में दक्ष होंगे उनको भी इसमें अपनी गायन प्रतिभा को दर्शाने का मौका दिया जाएगा। यह संचालन की संपूर्ण व्यवस्था जेल प्रशासन की होगी। तकनीकी सहायता उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से निश्चित रूप से विशेष दुनिया से जुड़े होने का आभास कैदी कर सकेंगे। उद्घाटन के अवसर पर काफी संख्या में कैदियों ने उपस्थित रहकर इस सेवा की जानकारी प्राप्त की। जेल रेडियो की शुरुआत हुई है, कैदियों को क्या फायदा? देखिए, हम अक्सर अखबार में इस चीज़ को पढ़ते थे कि अमुक कारागार पर IVF संस्था द्वारा, इंडिया विजन फाउंडेशन संस्था द्वारा रेडियो प्रसारण का एक प्रोग्राम चलाया गया। तो मेरी इच्छा थी कि मेरी भी कारागार में हो। खासकर सेंट्रल जेल में जो बंदियों का जीवन है वो एक पूरी तरह से बंदी के रूप में है। इसी चारदीवारी के भीतर ही उनको अपने समय को बिताना है और समस्त कार्यों को करना है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस तरह के जीवन में एक नीरसता, एक बेस्वाद और एक अवसाद की स्थिति बनती है। तो वो स्थिति न बने, हमारे बंदी को अवसाद में न जाए, वो परिवार का जो विरह है, छूट है, कारागार में रहने का जो दर्द है वो कुछ कम हो और थोड़ा वो उसको गम को भुला सके। तो उस गम को भुलाने के लिए, कम करने के लिए ये इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि कृपया आप, दूर तो बहुत है चूँकि संस्था दिल्ली में है, उसके आसपास NCR में काफ़ी काम हुआ है, तो मैंने चाहा कि भाई यहाँ हो। तो मैं धन्यवाद दूंगा मोनिका जी को, जो यहाँ पर निदेशक के रूप में हैं, और हमने सहयोगी रवि जी जो इंडिया फाउंडेशन के हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, अक्सर बात करते रहते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस मैटर को परसू किया संस्था की जो अध्यक्ष हैं किरण बेजी जी के समक्ष, और यहाँ के लिए इसको पास कराया। आज ये आप साकार रूप में देख रहे हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे डीजे साहब, विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं श्रीमान विजय कुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने आज इसका उद्घाटन कराया है, मुकत्तिब थे हमारे वो। और मैं विश्वास करता हूँ पूरी आशा के साथ कि जो सोच मेरे मन में थी और जो मैं इस दुख दर्द को, इनको अपने बंदी भाइयों का जो कम करना चाह रहा था, निश्चित रूप से वो ये आज का ये जो उद्घाटन हुआ है रेडियो प्रसारण का, ये निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। कैसे होगा ये, किस तरीके से संचालित करेगी इस रेडियो? सर, इंडिया विजन फाउंडेशन पिछले 30 सालों से जेलों में काम कर रही है और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वाराणसी जेल में भी हमने शुरुआत करी, और इसका श्रेय सुप्रिंटेंडेंट सर को जाता है, क्योंकि जब प्रशासन और एक NGO मिलकर काम करती है बंदियों के लिए, तो उनका सुधार होना जायज़ ही है और वो होता ही है, क्योंकि हमने ये देखा है। तो जेल स्टेशन का जो हमारा उद्देश्य है इंडिया विजन फाउंडेशन का, वो है कि मनोरंजन के साथ साथ हम कैसे शिक्षा दे सके बंदियों को, उनके स्वास्थ्य के, उनके मानसिकता को कैसे